तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की अपनी बात चल रही थी। तो इसमें मैं बता रहा था आपको डायग्राम बना के। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, ये बार ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं वापस ज्वाइन करने का, शायद किसी ने देखा नहीं हो तो। हम्म तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे प्लेसेंटल सर्कुलेशन की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताया कि ये अपनी जैसे यूटेराइन वाल है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन डेसिडुआ बेसिलिस। इससे क्या होता है कि विलाइस जो होते हैं प्लेसेंटा के, ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, ये विलाइस हैं प्लेसेंटा के। फिर उससे अंदर सेकेंडरी टर्शियरी विलाई जो है वो निकलते हैं। ठीक है, ये विलाइज हैं, उसमें सेकेंडरी टर्शियरी छोटे छोटे विलाइज हैं। ठीक है, ये सारे विलाइज मिलके किससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो छोटी छोटी आर्टरीज से, फिर आर्टरीज वेन्स से। ठीक है, और ये जो आर्टरी वेन्स हैं फिर मेन आर्टरी वेन्स से जुड़ती हैं, जो आगे जाके फिर किससे जुड़ती हैं, अम्बेलिकल आर्टरीज और वो अम्बेलिकल वेन्स से। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले यूटेरोइन वॉल या डेसिडुआ बेसिलिस, इसको बोलते हैं इंटरविल्लस स्पेस, IVS। ठीक है, फिर ये अपनी विलाइज आ गई। ये पूरा जो है, ये पूरा पार्ट, ये क्या कहलाता है, एक सेकंड रुको, ये जो अभी मैंने गोला किया ना, ये पूरा पार्ट, ओ सॉरी, ये वापस बना रहा हूँ एक बार मैं ना, ये थोड़ा फोन का टच ही खराब है इसका। फिर से बनाता हूँ मैं डायग्राम। ये अपनी यूटेराइन वॉल हो गई। ठीक है, इसमें फिर मैं आपको ब्लू कलर से बताता हूँ, ये विलस सिस्टम हो गया, ये विलस सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर इससे जो है ये टर्शरी विलाइज निकल रही हैं। ठीक है, ये टर्शरी विलाइज है, ये विलाइज मिलके आगे आर्टरी वेन्स बनाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी आर्टरी वेन्स, आर्टरी वेन्स का जो जाल होता है ना, जो अपने को फीटल सरफेस पे दिखाई देता है वो, फिर ये सारे मिलके जो है मेन दो तो फीटल आर्टरी, अम्बेलिकल आर्टरी मतलब, और एक बड़ी अम्बेलिकल वेन बनाती है। ठीक है, ये मिलके आगे जाके अम्बेलिकल कोड का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगी, ये यूटेराइन वॉल, ये जो विलाई और यूटेराइन वॉल के बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। और ये जो पूरी सारी विलाइयां वगैरह मिला के है, ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या कहलाता है, विलाई सिस्टम, VILLI, विलाई सिस्टम। अब क्या होता है कि जैसे अम्बेलिकल आर्टरी से यहाँ से ब्लड आया, दोनों आर्टरीज से। ठीक है, ब्लड आया, फिर अंदर जाके बाकी आर्टरीज में ऐसे फैल गया यहाँ पे, और ये विलाई तक पहुंच गया, यहाँ विलाई पे आके रुक गया। वो जो अम्बेलिकल आर्टरी से ब्लड आया था डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ विलाई में आ गया। इधर मैटरनल की यूटेराइन आर्टरी जो 120 स्पाइरल आर्टरी थी, उनसे ब्लड आता है और इस इंटरविलस स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब दोनों तरह के ब्लड इकट्ठे हो गए, लेकिन दोनों के बीच क्या है, ये विलाई की लाइन बनी हुई है। ठीक है, इस बॉर्डर से आगे तो फीटल सर्कुलेशन भी नहीं जा सकता। ठीक है, यानी फीटस का ब्लड नहीं जा सकता इस विलाई से आगे, ना ही मदर का ब्लड IVS यानी इंटरविलस सिस्टम से आगे जा सकता है प्लेसेंटा में। ठीक है, तो इस बॉर्डर पे आके दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ये हिंदू खड़ा है, ये पाकिस्तानी खड़ा है। ठीक है, अब दोनों अपने अपने सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। सामान क्या होंगे यहाँ पे, CO2, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल वगैरह। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। यहाँ पे वो नहीं तार के नीचे से निकल के आ जाए, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में ही रहता है। समझ रहे हो, यानी फीटल सर्कुलेशन फीटल पार्ट में ही रहता है प्लेसेंटा के, और मैटरनल सर्कुलेशन जो है IVS यानी इंटरविलस सिस्टम के अंदर अंदर रहता है। ठीक है, दोनों में जो एक्सचेंज होना होता है डिफ्यूजन के द्वारा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, वो एक्सचेंज होता है और फिर वापस वो रिटर्न हो जाता है ब्लड। ठीक है, अम्बेलिकल वेन के थ्रू फीटस में, और यूटेराइन वेन्स के थ्रू जो है आगे यूट्रस में। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्लेसेंटल सर्कुलेशन चलता है। समझ में आया कि यूटेराइन वॉल की साइड जो होता है एक स्पेस होता है जो विलाई के बीच में पाया जाता है, इंटरविलस स्पेस। इस इंटरविलस स्पेस में हमेशा 150 ml जो है ब्लड भरा रहता है। ठीक है, और दूसरा था विलाई सिस्टम, जिसमें बहुत सारी विलाइयां थी। ठीक है, उन विलाई सिस्टम में जो है फीटल सर्कुलेशन चलता है, यानी फीटल ब्लड भरा होता है।
अब मैटरनल और फीटल ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है किसका, CO2 का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट मटेरियल का। उस एक्सचेंज से क्या होता है, फिर आगे जो है फीटस का पोषण वगैरह होता है, एक्सक्रीशन होता है, सारे प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्लेसेंटल सर्कुलेशन बता रखा है। अब यहाँ पे बता भी रखा है, देखो एट टर्म 120 स्पाइरल आर्टरीज एंटर इन मेटरनल साइनस। मेटरनल साइनस वही है, इंटरविलस स्पेस, ठीक है। वीनस ब्लड इज कलेक्टेड बाई वीनस चैनल, तो वीनस चैनल से वीनस ब्लड कलेक्ट होता है और यूटेराइन वेन के थ्रू जो है मदर को पहुंच जाता है। ये हो गया मैटरनल सर्कुलेशन। फिर फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में बता दिया, दो अम्बेलिकल तो आर्टरीज होती है और एक अम्बेलिकल वेन होती है। अम्बेलिकल वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटस में जाता है, और दो अम्बेलिकल आर्टरीज के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, जो प्लेसेंटा है उसमें, ठीक है। तो यही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। फिर फंक्शंस की मैंने आपको बात कर ली थी, रेस्पिरेटरी फंक्शन करेगा। अब डिफ्यूजन के द्वारा O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है, मतलब रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। फिर फीटल एलिमेंट्री फंक्शन, एलिमेंट्री मतलब डाइजेशन इससे रिलेटेड है या न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड, विटामिन वगैरह होगी, उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो फिर तीसरी चीज फीटल एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो एक CO2 भी क्या है, वेस्ट मटेरियल ही है, तो उसका एक्सक्रीशन भी हो। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब का एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू होता है, यही सर्कुलेशन के थ्रू। चौथा बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन का मैंने आपको बता ही दिया था कि बड़े साइज के पार्टिकल जो है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो सकता होता तो माता का जो इन्फेक्शन है वो हर तरह का इन्फेक्शन इजीली बच्चे में चल जाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ट्रिपोनिमा पैलिडम का है, जैसे HIV का है, ये एक बार को प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है। बाकी बड़े जो बैक्टीरिया हैं जिसको अपने होते हैं, जिनसे बीमारियां होती है नॉर्मल, ठीक है, वो जो है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो बैरियर फंक्शन हो गया। इसके अलावा बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे वो स्टार्च मॉलिक्यूल वगैरह, ये सब चीजें जो है ये भी पास नहीं हो पाती, ठीक है। दो चीज, एक बैरियर का मैंने ये बताया था कि भाई मैटरनल ब्लड जो है फीटल ब्लड के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता, वो भी एक बैरियर फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये बैरियर फंक्शन हो गया। एंजाइम फंक्शन और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन की मैंने बताई थी कि कुछ एंटीबॉडी जो है IgG जैसी वो प्लेसेंटा से क्रॉस होती है, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम की बात की थी, तो एंजाइम का मैंने आपको बताया था कि जैसे हॉर्मोन्स वगैरह हो गए, HCG, HPL, तो इस तरह के हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गए, ये जो है प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, ठीक है। तो वो हो गया। एंडोक्राइन में देखो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG इनका सिक्रीशन करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा रिजर्वायर ऑफ ब्लड, मैंने बताया ना एक टाइम में प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड रिजर्व रहता है। 150 ml तो IVS इंटरविलस स्पेस में, और 350 ml करीब जो होता है वो विलस सिस्टम में जो है स्टोर रहता है। तो इसलिए रिजर्वायर भी हो गया ब्लड का, कि जब फीटस में जो है खून की कमी हो तो ऐसे टाइम में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन वहां चलता रहे, इसके लिए, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, यहां से अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है कुछ एबनॉर्मेलिटीज का, जिनकी अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दो कंडीशन आती है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। इसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज में, ठीक है। लेकिन अभी अपन बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है टोटल 40 वीक्स की, एट टर्म जो है 40 हफ्ते की टोटल प्रेगनेंसी होती है। अब इन 40 हफ्तों में से क्या होता है कि 28 हफ्ते का जब गर्भ हो जाता है, यानी 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है, तो उसको वायबल माना जाता है। वायबल मतलब उसके सब अंग प्रत्यंग विकसित हो चुके हैं, अपन पढ़ चुके मासानुमासिक गर्भ वृद्धि में, ठीक है। तो उसके सब अंग प्रत्यंग विकसित हैं, तो वो डिलीवर अगर हो भी गया 7वें महीने में, तो वो बच्चे के चांसेस सर्वाइवल के सबसे ज्यादा रहते हैं। तो 28 हफ्ते यानी वायबल पीरियड क्रॉस करने के बाद अगर माता की वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, किसी भी तरह की, तो उस ब्लीडिंग को बोला जाता है एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। अब इस ब्लीडिंग के दो मुख्य रीजन होते हैं, एक प्लेसेंटा प्रीविया और एक एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। क्या बोला मैं, एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में बताया। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है कि 28 हफ्ते की गर्भावस्था के बाद और लेबर शुरू होने से पहले इस टाइम पीरियड में अगर ब्लीडिंग हो रही है वेजाइनल, तो उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। इसके मुख्यतः 66% चांसेस ये दो होते हैं, इन दो के होने के, ठीक है। कौन कौन से, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब पोजीशन, इसमें प्लेसेंटा की पोजीशन का क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है कि मान लो ये यूट्रस है,
जनरली प्लेसेंटा जो है अपर यूटेराइन सेगमेंट में जो है इम्प्लांट होता है, ठीक है, मतलब लगता है, ठीक है। जैसे ये प्लेसेंटा की पोजीशन हो गई, या ये हो गई पोजीशन, या इस तरह की यहाँ हो गई पोजीशन, इस तरह अपर सेगमेंट के अंदर अंदर जो है प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है, मतलब इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट में होता है, तो प्लेसेंटा भी अपर सेगमेंट में ही रहता है, ऊपर की ओर ही रहता है, ठीक है। और बच्चा जो है उससे कनेक्ट होकर यहाँ पे ये बच्चा रह गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बच्चा रहता है। तो नॉर्मल जनरल कंडीशन में ये होता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या हो जाता है कि मान लो ये यूट्रस है और प्लेसेंटा लग रहा है यहाँ पे, ये प्लेसेंटा लग गया और ये बच्चा है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि कई बार प्लेसेंटा नीचे इतना नीचे आ जाता है कि ये जो नीचे इंटरनल ओस है ना, इंटरनल ओस आपको पता ही है, आपने यूट्रस की स्ट्रक्चर में एनाटोमी आपको पढ़ाई थी कि यूट्रस में जो है लोअर पार्ट में सर्विक्स होता है, सर्विक्स की इंटरनल ओपनिंग को इंटरनल ओस बोलते हैं, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो वेजाइना में खुलती है उसको एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। तो इंटरनल ओस को ये बंद कर देता है। अब बच्चे के निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया तो वो क्या होगी, एक तरह की एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अपना जो है लगा हुआ है प्लेसेंटा। फिर जब गर्भावस्था के आगे की एज आती है, 28 हफ्ते के बाद के टाइम आता है, तो उस वक्त क्या होने लग जाती है, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। और उसके जो डायलेशन होने लग जाती है, सर्वाइकल डायलेटेशन। तो इस चक्कर में क्या होती है कि प्लेसेंटा जो है अपने स्थान से हटने लग जाता है। जैसे दीवार पे से परत हटती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन दीवार पे पेंट वगैरह कराते हैं, पेंट उतरता है ना, वैसे प्लेसेंटा उतरने लग जाता है उस वक्त, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है यूट्रस के लोअर सेगमेंट। तो इसी स्थिति में क्या होती है, यूटेराइन आर्टरीज में जो है वहां पर रप्चर हो जाता है। रप्चर मतलब वो टूट फूट जाती हैं, तो उनके टूटने से ब्लीडिंग होती है। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग हुई। क्या समझ में आया कि प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन है अपर यूटेराइन सेगमेंट की बजाय लोअर यूटेराइन सेगमेंट में लग जाता है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में लगता है तो प्रेगनेंसी की जब एडवांस स्टेज आती है, यानी टर्म प्रेगनेंसी आने वाली होती है, 28 हफ्ते के बाद का समय जब आ जाता है, तो क्या होता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाता है, यानी सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। उसमें डायलेटेशन यानी विस्फारण होने लग जाता है। अब उसके कारण क्या होती है कि नीचे अब आपके पैरों की जमीन खिसक रही है, तो आप गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब उनके बीच का जॉइंट जो होता है जुड़ा हुआ है, जिससे मैटरनल वाल से वो प्लेसेंटा, उनके बीच का कनेक्शन वीक होने लग जाता है। कनेक्शन वीक होने के कारण क्या होता है, प्लेसेंटा धीरे धीरे करके वहां से हटने लग जाता है, शेड ऑफ होने लग जाता है। उसके शेड ऑफ होने से क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। तो ये होगी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन। आप थ्योरी पढ़ लेते हैं। When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment instead of upper uterus is called placenta previa. अब बात करते हैं अपन एब्रप्शियो प्लेसेंटा की। एब्रप्शन मतलब उतरना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में दो तरह की कंडीशन होती है। अब इसमें प्लेसेंटा की पोजीशन तो नॉर्मल है, ये प्लेसेंटा हो गया, ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड होगी, और ये इससे बेबी कनेक्टेड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा 28 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक खुद से ही शेड ऑफ होने लग जाता है। शेड ऑफ मतलब उतरने लग जाता है। जैसे शेड ऑफ ये दो तरह से हो सकता है, एक तो साइड से पहले गिरने हटने लग जाता है, ठीक है। जैसे परत है, परत पहले साइड से हट रही है, बाद में धीरे धीरे करके सेंटर की ओर आ रहा है पूरा हटने के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे सेंटर से हट गया, ठीक है। अब ये जो भाग है ना, ये पूरा ये प्लेसेंटा का पार्ट है, और ये बीच में क्या हुआ, यूटेराइन वॉल से हट गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। क्यों, यूटेराइन आर्टरी रप्चर तो हुई है, तो यहाँ ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन होगी। एब्रप्शन मतलब हटना, ठीक है, और प्लेसेंटा का हटना, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो यही है यहाँ पे, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू जस्ट बिफोर द डिलीवरी। तो ये मैंने आपको बताई थी, एपीएचकी में ही आता है, तो इसलिए डिलीवरी से पहले और 28 हफ्ते के बाद अगर ये कंडीशन आती है कि प्लेसेंटा समय से पहले सेपरेट हो रहा है यूटेराइन वॉल से, तो उसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा बोला है। फिर आती है तीन कंडीशन आती है, एक तो प्लेसेंटा एक्रेटा, ठीक है, एक तो आती है एक्रेटा, एक आती है इनक्रीटा, एक आती है परक्रीटा, ठीक है, और एक डिस्क्रीटा। चार कंडीशन आती हैं, प्लेसेंटा एक्रेटा,
इनक्रीटा, परक्रीटा और डिस्क्रीटा। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है ना नॉर्मली अटैच होता है वेजाइनल वॉल से, ठीक है, अटैच हुआ नॉर्मली। लेकिन कई बार क्या होता है अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहराई तक चल जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर कंडीशन क्या कहलाती है, एक्रीटा। नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अगर अंदर तक जो है इम्प्लांटेशन हो जाए प्लेसेंटा का, अंदर तक जो है उसकी ग्रोथ हो जाए विलस की, तो उसको बोलते हैं एक्रीटा। इनक्रीटा क्या होता है कि जो अब मसल लेयर आ गई, ठीक है, एंडोमेट्रियम क्रॉस करके मायोमेट्रियम के लेवल तक जब अगर पहुंच जाता है प्लेसेंटा, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा, ठीक है। फिर आती है परक्रीटा। परक्रीटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस को पार करके ब्लैडर तक पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब उसके विलस जो है वो यूट्रस को भी पार करके और ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही रखा था, क्योंकि ये ब्लैडर होता है, उसके ऊपर ये जो वेसिको यूटेराइन पाउच होता है, फिर उसके ऊपर ये यूट्रस होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे रेक्टम होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की बात है नहीं। तो मतलब ब्लैडर जो होता है, ये यूट्रस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, ब्लैडर के। अब यहाँ पर जैसे ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, तो ये प्लेसेंटा अंदर तक जो है ग्रोथ कर जाता है, ये ब्लैडर तक पहुंच जाता है, तो इसको प्लेसेंटा परक्रीटा बोला गया है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा परक्रीटा की कंडीशन आ गई। तो अपन ने किस किस की बात की, अपन ने कि प्लेसेंटा एक्रीटा, जिसमें प्लेसेंटा थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ। फिर आती है इनक्रीटा। इनक्रीटा में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो और ज्यादा यानी मस्कुलर लेवल तक जो ग्रोथ कर जाता है, मायोमेट्रियम लेवल तक। फिर प्लेसेंटा परक्रीटा। परक्रीटा में मतलब ब्लैडर तक पहुंच जाता है वो प्लेसेंटा। अब ये कंडीशन एबनॉर्मल क्यों है, क्योंकि जनरली जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, उसके बाद प्लेसेंटा भी सेपरेट होके और बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। लेकिन अब वो दीवार में इतना अच्छे से गड़ा हुआ है, तो वो निकल पाएगा क्या, सेपरेट हो पाएगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए इस कंडीशन, ये जो है एक एबनॉर्मल या जो डिजीज्ड कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा रिमेन अटैच, प्लेसेंटा क्या है, अटैच रहता है। तो एक्रीटा, इनक्रीटा, पेरक्रीटा, इन तीनों कंडीशन में प्लेसेंटा जो है अटैच रहता है। फिर डिस्क्रीटा। डिस्क्रीटा में मतलब अगर पेन भी हो रहा है फीमेल को, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो डिस्क्रीटा की कंडीशन आ गई। तो ये चीजें बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर अपन आते हैं पेन प्लेसेंटाइटिस। आइटिस मैंने आपको बता ही दिया था, इन्फ्लामेशन के लिए आता है वर्ड। तो प्लेसेंटा में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो होता है वो प्लेसेंटाइटिस कहलाता है। फिर कोरियोएमनियनाइटिस। कोरियोएमनियनाइटिस क्या होता है कि जो प्लेसेंटा की कोरियोनिक प्लेट है उसमें जो है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है, इनमें अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरियोएमनियनाइटिस, ठीक है, ये चीज है। फिर आता है अपने बेटल डोर प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के जब भी मैंने स्ट्रक्चर बनाए तब आपने देखा होगा कि मैंने ये वाल बनाई, फिर ये प्लेसेंटा बनाया, और फिर ये बीच में से अम्बेलिकल कॉर्ड निकाली, यानी ऑलमोस्ट सेंटर से अम्बेलिकल कॉर्ड निकाली, ठीक है, याद है आपको। अगर ऐसा ना हो के किस तरह की बात हो कि ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और यहाँ पे साइड से अगर अम्बेलिकल कॉर्ड निकल रही है, तो इसको बोलते हैं बेटल डोर प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा में जो है अम्बेलिकल कॉर्ड सेंटर में ना होके पेरीफेरी में लगे, तो उसको बोलते हैं बेटल डोर प्लेसेंटा। तो इस तरह कंडीशन बेटल डोर प्लेसेंटा कहलाती है। तो ये अपने होगी प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज। ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज लिखिए या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा लिखिए। तो ये अपना प्लेसेंटा टॉपिक पूरा होता है। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलें। कोई डाउट है, साक्षी, ज्योति? ठीक है। फिर आते हैं अपने अम्बेलिकल कॉर्ड पे। अम्बेलिकल कॉर्ड का आपने आयुर्वेद में पढ़ा था, गर्भ गर्भ नाभि नाड़ी। अब मुझे बताओ, गर्भ नाभि नाड़ी की उत्पत्ति किससे बनी थी, अपन ने पढ़ी थी, अपन ने नहीं पता, पढ़ी थी, अच्छा। अपरा की उत्पत्ति किससे थी? अच्छा, रस से किसकी उत्पत्ति हो रही थी? बस तो वही पूछ रहा हूं मैं, गर्भ नाभि नाड़ी की उत्पत्ति किससे हुई?
ऐसे पार नहीं पड़ेगी, पढ़ना शुरू करो। देखो ठीक है, तो अम्बेलिकल कोड को नेवल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्थ कोड भी बोलते हैं, और फनिक्यूलस अम्बेलिकस कैलिस ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है, ठीक है, इनके बीच का एक कनेक्शन है। During placenta development, the umbilical cord is physiologically and genetically part of fetus. ठीक है, umbilical cord is long cord-like structure that connects the fetal umbilicus with fetal surface of the placental. ठीक है, it is developed from body stalk of mesoderm cell stretching between embryonic disc and chorion. एक्चुअली क्या है, इसका निर्माण भी जो है ट्रोफोब्लास्ट से ही होता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट से जब प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा होता है, उसकी फीटल सरफेस का निर्माण हो रहा होता है, या फीटल प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा होता है, तो उसकी मेसोडर्मल सेल्स जो होती हैं उनसे किसका निर्माण होता है, अपने अम्बेलिकल कॉर्ड का, ठीक है। आपने 3 तरह की लेयर पढ़े होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो मेसोडर्मल सेल्स जो होती है ना, उनसे जो है इसका अम्बेलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है। अब स्ट्रक्चर देखें अम्बेलिकल कॉर्ड की, टर्म पे क्या होती है, तो उसकी लेंथ होती है ऑन एन एवरेज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ मानी गई है। डायमीटर यानी चौड़ाई, व्यास कितना हो गया इसका, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। अपीयरेंस ब्लूइश व्हाइट कोड। अब यहाँ पे आपको ब्लूइश व्हाइट देख के आ रहा होगा, या ब्लूइश व्हाइट कैसे होगी यहाँ पे, तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले बीच में एक अम्बेलिकल वेन होती है, ठीक है। फिर उसके चारों ओर 2 अम्बेलिकल आर्टरीज इस तरह से जो है कनेक्टेड रहती है, ठीक है, एक और ये दूसरी। अब चूंकि अम्बेलिकल आर्टरीज ने पूरी जगह मतलब उसको कवर कर रखा है अम्बेलिकल वेन को, तो यहाँ ब्लूइश स्ट्रक्चर होगी। फिर इसके चारों ओर क्या होती है, व्हाइट कलर की वार्टन्स जेली होती है, ठीक है। ब्लैक से मैं बता रहा हूँ फिलहाल, तो ये वार्टन जेली से क्या है, ये पूरा पार्ट घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अम्बेलिकल कॉर्ड की स्ट्रक्चर होती है। ब्लूइश व्हाइट इसलिए होती है क्योंकि दिखती क्या है, अम्बेलिकल आर्टरीज दिखती है, और जो है अपनी वार्टन जेली के कारण व्हाइटनेस होती है इसमें। तो ब्लूइश व्हाइट कलर की कॉर्ड होती है, 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 1.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। कंटेंट इसमें मैंने आपको बता ही दिया, 2 तो अम्बेलिकल आर्टरी, एक अम्बेलिकल वेन, और वार्टन जेली इज कवर्ड ओवर दीज वेसल्स, ठीक है। तो ये जो इसके कंटेंट हो गए, 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसके कंटेंट बताओ, ठीक है। अम्बेलिकल कोड अटैच्ड फीटस टू प्लेसेंटा, इट इज कवर्ड बाय एमनियन अंडरनीथ वार्टन्स जेली सपोर्ट्स द ब्लड वेसल्स। वही है कि ये जो है अम्बेलिकल कोड किससे कवर होती है, कि एमनियन से, यानी एमनियन लेयर मेम्ब्रेन से, और वार्टन्स जेली से जो है कवर होती है। फंक्शंस देखें तो लाइफ लिंक बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस, सपोर्टिंग सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर फीटस एंड डिस्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये आपको पूरी बात समझ में आ रही है। लाइफ लिंक कैसे हुआ, कि अगर अम्बेलिकल कोड नहीं होती तो फीटस प्लेसेंटा से कैसे कनेक्शन कर पाता, तो वही है लाइफ लिंक, इसीलिए है, ठीक है। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को तो इनटेक करता है फीटस में, और फीटस से एक्सक्रीशन करता है किसका, जो अपने ये वेस्ट प्रोडक्ट है उनका, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बिटवीन अम्बेलिकल वेसल्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड। जब अपन अभी एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसके निर्माण में एक कारण ये भी होता है कि अम्बेलिकल कॉर्ड से जो फ्लूइड है उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये अम्बेलिकल एमनियोटिक फ्लूइड निर्माण में भी हेल्प करता है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। फिर एबनॉर्मेलिटीज की बात करें, अब एक कॉर्ड है, एक रस्सी है, अब वो क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड यानी 100 सेंटीमीटर से लंबी हो, या 100 से 300 सेंटीमीटर हो। छोटी पड़ सकती है यानी लेस देन 30 सेंटीमीटर हो। एकॉर्डिया यानी कॉर्ड किसी में अम्बेलिकल कॉर्ड ही एब्सेंट हो तो उसको एकॉर्डिया बोला है, ठीक है। ट्रू नोट्स फॉल्स नोट्स क्या होती हैं, कि जो अपने अम्बेलिकल कॉर्ड है उसमें क्या होती है, अम्बेलिकल वेन होती है, उससे आर्टरीज जो है स्पाइरल फॉर्म में लगी हुई होती है। तो जब उसका चेक करते हैं यूएसजी के थ्रू, तो उसमें कुछ नोट्स से दिखाई देती है। अब अगर सही में नोट्स है वहां पे, अगर कोई सही में गांठ बनी हुई है, या फिर आप आपस में एक जो गांठ बना रखी है अगर अम्बेलिकल उसने आर्टरी ने, सॉरी अम्बेलिकल कॉर्ड ने, तो उसको ट्रू नोट्स बोलते हैं। तो एक एबनॉर्मलिटी, इससे क्या होती है, फीटल सर्कुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है ना। फॉल्स नोट्स मतलब वही है कि स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेंगे कुछ गांठे टाइप की, जैसे ये अम्बेलिकल आर्टरी है, ठीक है,
तो यूएसजी में कैसे दिखेगी, ये से हल्की सी गांठ नुमा स्ट्रक्चर बीच बीच में, ठीक है ये। अब ये तो हो गई फाल्स नोट्स। ट्रू नोट्स क्या हो रही हैं कि यहाँ पे ये आपस में ऐसे अम्बेलिकल कॉर्ड में जैसे यूं गांठ बन गई हो ना, जैसे अपन गांठ बांध देते हैं ना जैसे रस्सी की, उस तरह की, तो वो ट्रू नोट्स हो गई, ठीक है। अब फाल्स नोट्स क्यों बनती है, क्योंकि जनरली जेली होती है, अब जेली एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो वो नोट बना देगी, तो वार्टन जेली के कारण अगर जैसे हो जाती है फाल्स नोट, तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद लूप, जैसे फीटस के अंदर होता है, फीटस से क्या होता है, ये फीटस है, ठीक है, और ये इससे अम्बेलिकल कॉर्ड निकल रही है। अब कई बार क्या होती है, अम्बेलिकल कॉर्ड ज्यादा लंबी होती है तो फीटस की गर्दन में ऐसे फंस जाती है, ठीक है। तो वो दो लूप या एक लूप या तीन लूप में है, इस तरह से घेरे बन जाते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड से, जिससे क्या है डिलीवरी के टाइम फीटस के जो है गला घुटने से मतलब डेथ हो सकती है, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। फिर उसके अलावा और क्या बता रखिए, सिंगल आर्टरी इन अम्बेलिकल कॉर्ड। अभी अपन ने पढ़ा दो आर्टरी और एक वेन होती है, लेकिन अगर दो की जगह सिर्फ एक आर्टरी हुई तो वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है। तो इस तरह से यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ अम्बेलिकल कॉर्ड बना रखी है। फिर आता है अपने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अम्बेलिकल कॉर्ड की क्या है। तो आपने आजकल देखा होगा पिछले कुछ सालों में ही चला है ये, कि जो है ना बच्चे की नाभिनाल होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, जिसको अपन का बोलते हैं ये कोड ब्लड बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो कोड ब्लड को क्या है प्रिजर्व किया जाता है, आजकल कोड ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है, जिनमें इनको प्रिजर्व किया जाता है। इनके पैसे भी लेते हैं हॉस्पिटल प्रिजर्व करने के, बहुत पैसे लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि इसमें जो ब्लड पाया जाता है ना अम्बेलिकल कॉर्ड में, या सेल्स पाई जाती है, वो टोटीपोटेंट टाइप की होती है। प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, ये पढ़ा है ना आपने, मतलब इनमें एक सेल है, ठीक है, ये सेल है मान लो, इस सेल से अपन लीवर भी बना सकते हैं, ठीक है, और लंग्स भी बना सकते हैं, इवन हार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, हार्ट भी बना सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो मतलब बड़े बड़े ऑर्गन्स जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। टोटीपोटेंट सेल वो है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ कि इसको आगे जाके क्या बनना है, अपन इसको कुछ भी बना सकते हैं। तो उन सेल्स का जो है भंडार होता है अम्बेलिकल कॉर्ड में, ठीक है। तो जैसे किसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करनी है तो बोन मैरो बनाने का काम भी इस कॉर्ड ब्लड से हो सकता है, तो इसलिए इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो ये बता रखा है द ब्लड विद इन अम्बेलिकल कॉर्ड इज कॉल्ड एज कॉर्ड ब्लड। कॉर्ड ब्लड इज रिच सोर्स ऑफ प्रिमिटिव undifferentiated stem cells. This cord blood can used for bone marrow transplant. बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए या कोई नया ऑर्गन जो डैमेज हो गया उसको बनाने के लिए, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अम्बेलिकल कॉर्ड की बात हो गई। फिर अगला आता है फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटल मेम्ब्रेन्स में लिखा बहुत कुछ है, पर आपको जो दो चीजें याद रखनी है कि जब फीटस का डेवलपमेंट होता है ना, तो उस वक्त क्या होती है, वही ट्रोफोप्लास्ट सेल से ही जो है इनका भी फॉर्मेशन होता है, एमनियन और कोरियन का, ठीक है। तो एमनियन और कोरियन का इसमें फॉर्मेशन होता है। एमनियन कौन सी होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड की साइड की होती है, इनर लेयर होती है। जैसे कि मान लो ये तो है बच्चा, ठीक है, ये अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ये माता का यूट्रस है, ठीक है। अब इसमें अंदर की ओर वाली जो होती है वो एमनियन लेयर होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, और बाहर वाली, इसके बाहर जस्ट बाहर होती है कोरियन लेयर। ये ब्लैक वाली मैं कोरियन से बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में इन दोनों जो मेम्ब्रेन है इनके बीच एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एक फ्लूइड भरा होता है। थोड़े टाइम बाद 6-12 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये फ्लूइड तो हो जाता है गायब, और ये दोनों मेम्ब्रेन एक साथ इंटेक्ट हो जाती है, चिपक जाती है, एक हो जाती है दोनों मिला के। तो इस प्रकार से दो प्रकार की जो है मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, ठीक है, एमनियन और कोरियन। तो ये यहाँ यहीं पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें दो जो है अपने मेम्ब्रेन होती है मेनली, एमनियन और कोरियन, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक बार थ्योरी इसकी क्या बोल रहा है ये। Fetal membrane are membranes associated with the developing fetus. The two chorioamniotic membranes are the amnion and the chorion, which make up of amnion sac. अब ये दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक, ठीक है, दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द फीटस,
ये जो मेम्ब्रेन्स है किसका, फीटस का जो है प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। द अदर फीटल मेम्ब्रेन्स आर एलेंटोइस एंड द सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल। तो ये जो है इसके अलावा भी एलेंटोइस नाम की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, जो एक तरह से आप मान लो कि इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल्स भी यहाँ प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो द फीटल मेम्ब्रेन्स सराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड इट फॉर्म द फीटल मेम्ब्रेन मैटरनल इंटरफेस, ठीक है। द फीटल मेम्ब्रेन आर डिराइव्ड फ्रॉम द आउटर ट्रोफोब्लास्ट, मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्ट सेल से होती है, ठीक है, ऑफ द इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिफरेंशिएट्स इनटू आउटर कोरियन एंड इनर एमनियन विच देन कंप्लीट द फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। द एमनियन इज इनर मोस्ट लेयर एंड देयरफॉर कंटेंट्स द कॉन्टेक्ट द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे याद हो जाएगा आपको कि एमनियोटिक फ्लूइड वाली साइड जो है वो एमनियन लेयर कहलाती है, ठीक है। द फीटस एंड द अम्बेलिकल कोड, ये इससे जो है कनेक्टेड रहती है। द इंटरनल प्रेशर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड causes द एमनियन टू बी पैसिवली अटैच टू द कोरियन, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आगे के टाइम में जैसे शुरुआत में जब डेवलपमेंट होता है तो दोनों अलग अलग होती है मेम्ब्रेन, फिर जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ता जाता है एमनियोटिक फ्लूइड वैसे वैसे ये पीछे होती जाती है, पीछे होके कोरियन से चिपकती जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि भाई जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है एमनियोटिक फ्लूइड का तो एमनियन जो है वो पैसिवली अटैच हो जाती है किससे, कोरियन से, ठीक है। द कोरियन फंक्शंस टू सेपरेट द एमनियन फ्रॉम द मैटरनल डेसिडुआ एंड यूट्रस, कि जो मैटरनल डेसिडुआ और यूट्रस है उससे अंतर करती है एमनियन का कौन, कोरियन लेवल, कोरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ये बता रखा है। जिसका डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, इनिशियली द एमनियन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोरियन बाय कोरियोनिक फ्लूइड, ये मैंने बताया था बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है तो वो होता है कोरियोनिक फ्लूइड। द फ्यूजन ऑफ द एमनियन एंड कोरियन कंप्लीटेड एट 12 वीक ऑफ डेवलपमेंट, कि जैसे 12 हफ्ते हो जाते हैं जब प्लेसेंटा फुली डेवलप हो जाता है तभी अम्बेलिकल कॉर्ड, अम्बेलिकल ये कॉर्ड का और फीटल मेम्ब्रेन्स का भी डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, फीटल मेम्ब्रेन होती है, ब्लास्टोसिस्ट से बनती है, ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनती है। दो मेम्ब्रेन होती है मेनली, बाहर वाली कोरियन, अंदर वाली एमनियन। एमनियन अंदर वाली होती है तो वो किससे कांटेक्ट में रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है, और अम्बेलिकल कॉर्ड और फीटस से। बाहर वाली कोरियन होती है वो माता की साइड होती है तो मेटरनल टिश्यू और यूट्रस से जो है वो कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। कोरियन जो है वो जो है एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेशर के कारण, इंटरनल प्रेशर के कारण जो है कोरियन से चिपक जाती है, ठीक है। अब जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन को जो है यूट्रस और डेसिडुआ से जो है सेपरेट करके रखती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ये फीटस की प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, एमनियोटिक सैक का निर्माण करती है और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। बीच में मतलब कि ये मेम्ब्रेन पूरा जो फीटस को चारों ओर से घेरे रहती है तो फीटस और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। तो ये बात हो गई। फिर आती है इसकी जो हिस्टोलॉजी की बात करें अपन कैसी है, तो एमनियन के बारे में बात कर, सबसे पहले इनर लेयर होती है, मैं आपको बता चुका। अब अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, एमनियोटिक फ्लूइड विस्कस चिकना पदार्थ होता है। अब चिकना पदार्थ लगातार जिसके कांटेक्ट में रहेगा तो वो सतह भी चिकनी हो जाएगी। तो ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है, स्लिपरी यानी फिसलनी होती है, ठीक है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में रहती है। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आप किसी लेक वगैरह पे गए हो तो जब लेक पे आप सीढ़ियां देखते हो, लेक या फिर अपने जो भी डैम वगैरह पे या जो इस एरिया उसके पास वाला होता है वहां पर देखना काई जमी रहती है, काई जमी रहने के कारण वो एकदम फिसलनी सी जगह हो जाती है, बिल्कुल स्लिपरी। तो बिल्कुल वही है, एमनियोटिक फ्लूइड के लगातार कांटेक्ट में रहने से ये एमनियन मेम्ब्रेन जो है वो स्लिपरी इस टाइप की हो जाती है। फिर आती है कोरियन, इसमें टफ मेम्ब्रेन होती है एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बाय क्यूबोइडल एंड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स, क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियम सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी आती है कोरियोनिक। कोरियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, एमनियन से ज्यादा मोटी होती है और वेस्कुलर, यहाँ ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। इसी की जो ब्लड सप्लाई है वो एमनियन को भी जो है न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। इसमें जो है कोरियोनिक विलाई फॉर्म होते हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है, जो
न्यूट्रिशन को इधर उधर करते हैं, या फिर जो इनमें सप्लाई करते हैं वेस्कुलर सप्लाई को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एमनियोन और कोरियोन की बात हो गई। फंक्शंस अपन अभी पढ़ेंगे, वापस ज्वाइन करना आप। ठीक है, क्योंकि ये बीच में क्लास एंड हो सकती है 2 मिनट बाद, तब एक बार वापस ज्वाइन करो। फीटल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखते हैं, फिर एमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे।